सिक्स शेड्यूल ये डिमांड आज का ट्रेंड नहीं, ये एक डीपर कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है। गोरखा कम्युनिटीज ऑफ दार्जिलिंग, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा, कुकीज़ो ग्रुप्स ऑफ मणिपुर, ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ और आज सबसे ज़्यादा लद्दाख के लोग, सब लोग एक ही चीज़ मांग रहे हैं, सिक्स शेड्यूल स्टेटस। आज इंडिया के ऐसे ही कई हिस्सों में कॉमन आवाज़ सुनाई दे रही है। सिक्स शेड्यूल होता क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स देता है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल। लेकिन सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो करंटली सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज को दिया गया है। इसके अंदर बनते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसीज, ऐसे काउंसिल्स जिनके पास लॉ बनाने का पावर होता है, कोर्ट्स चलाने का पावर होता है और लोकल गवर्नेंस के डिसीजंस लेने का पावर भी होता है। सिक्स शेड्यूल के अंडर करंटली टोटल 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स है। असम, मेघालय और मिजोरम में 3 काउंसिल्स ईच और त्रिपुरा में 1 काउंसिल बनी हुई है। लैंड यूज, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पानी का इस्तेमाल, इनहेरिटेंस, मैरिज कस्टम्स, विलेज काउंसिल्स, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब एडीसीज डिसाइड कर सकती है। कई केसेस में तो एडीसी कोर्ट्स स्टेट कोर्ट्स से ऊपर खड़े होते हैं। लोकल ट्राइबल डिस्प्यूट्स एक्सक्लूसिवली यहीं सुलझते हैं। ये सिस्टम 1950 से है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया था कि ट्राइबल एरियाज को डायरेक्ट असिमिलेशन नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पेस पे डेवलप होने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए सिक्स शेड्यूल को अक्सर कहा जाता है अ स्टेट विद इन अ स्टेट। अब ये समझना ज़रूरी है कि आर्टिकल 370 और 35A क्या है और सिक्स शेड्यूल से वो कैसे अलग है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A के रिमूवल के बाद अब सिक्स शेड्यूल स्टेटस की डिमांड बढ़ रही है। आर्टिकल 370 और 35A जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस देता है। एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग और अपना परमानेंट रेसिडेंसी, प्रॉपर्टी ओनरशिप और फंडामेंटल राइट्स का रूल्स भी वो खुद बनाते हैं। स्टेट के बाहर के लोग वहां लैंड नहीं खरीद सकते। 2019 में मोदी सरकार ने इन प्रोविजंस को रिमूव कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि लद्दाख और कश्मीर को पूरी तरह इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। इन आर्टिकल्स के रिमूवल के बाद लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी बनाने का मतलब होता है कि लद्दाख अब सीधे सेंटर के अंडर आता है, बिना अपनी लेजिस्लेचर के, और वहाँ सारे इंडियन लॉज ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। लेकिन सिक्स शेड्यूल बिल्कुल अलग है। ये ट्राइबल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है थ्रू एडीसीज, जिसमें लोकल काउंसिल्स को लैंड, फॉरेस्ट, कस्टम्स और लोकल गवर्नेंस पर लॉ बनाने का अधिकार मिलता है। आर्टिकल 370, 35A एक स्टेट को ब्रॉड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देते थे, जबकि सिक्स शेड्यूल जमीन, संस्कृति और ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाने के लिए ग्रास रूट्स लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस देता है। अब सवाल ये है कि अगर सिक्स शेड्यूल का ये सिस्टम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए बना था, तो बाकी जगह लोग इसकी डिमांड क्यों कर रहे हैं? पहला रीजन है आइडेंटिटी और लैंड प्रोटेक्शन का फियर। वक्त के साथ माइग्रेशन बढ़ा, टूरिज्म बढ़ा, लैंड सेल बढ़े और ट्राइबल कम्युनिटीज को लगा कि अगर उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड ना हो तो उनकी ज़मीन, कल्चर, बोली सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल लद्दाख, यहाँ 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST ने 2019 में क्लियर रिकमेंडेशन दिया था कि लद्दाख शुड बी प्लेस्ड अंडर सिक्स शेड्यूल। पर आर्टिकल 370 और 35A के रिमूवल के बाद लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया बिना लेजिस्लेचर के। लैंड प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म हट गया, इसलिए लोगों को लगा कि उनका फ्यूचर उनके हाथ से निकल रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन से सोनम वांगचुक ने अपना क्लाइमेट फास्ट शुरू किया, 21 दिन का हंगर स्ट्राइक, जिसमें उन्होंने कहा, इफ नीडेड आई विल गो ऑन अनदर फास्ट अलोंगसाइड थाउजेंड्स ऑफ यूथ टू प्रोटेक्ट लद्दाख्स नेचर एंड कल्चर। दूसरा रीजन है एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। हिमालयन रीजन्स जैसे लद्दाख, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट में क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड्स बढ़ रहे हैं और पानी की कमी होती जा रही है। लद्दाख के एक्टिविस्ट बोलते हैं कि ये फैसला स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हो सकता। माउंटेन्स का फ्यूचर उन लोगों के पास होना चाहिए जो माउंटेन्स को रोज देखते, समझते और जानते हैं। सिक्स शेड्यूल उन्हें वही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी देता है जिससे लोकल लोग डिसाइड कर सके कि उनके पहाड़ों, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे हो।
तीसरा रीजन है पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और ब्रोकन प्रोमिसेस। 2019 के बीजेपी मैनिफेस्टो के टॉप 3 प्रोमिसेस में था 6 शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख। 2020 के हिल काउंसिल इलेक्शंस में भी यही प्रोमिसेस दोबारा किए गए, लेकिन 10 राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद गवर्नमेंट ने मार्च 2024 में क्लियरली रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद ही लोगों ने मास प्रोटेस्ट शुरू किए। ये एग्जाम्पल क्लियर दिखाता है कि लोग ऑटोनॉमी की मांग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये पॉलिटिकल डिमांड है, ये उनका सेंस ऑफ बिट्रेयल और इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है। और यही इनसिक्योरिटी दार्जिलिंग में भी दिखती है, लेकिन वहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। दार्जिलिंग की टोटल पॉपुलेशन में ट्राइबल कम्युनिटी सिर्फ 32% है, इसीलिए 6 शेड्यूल टेक्निकली तब मिलेगा जब मेजॉरिटी ट्राइबल हो। इंटरेस्टिंगली दार्जिलिंग का नाम 6 शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में आता है एज द एरियाज अंडर द गोरखा हिल काउंसिल दार्जिलिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। लेकिन 2007 के पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट के चलते ये प्रोविजन कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ और 2007 में बिमल गुरुंग ने सुभाष खिसिंग के 6 शेड्यूल प्रपोजल को अपोज किया और पूरा हिल पॉलिटिक्स बदल गया। 2024 में रीजन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्टा ने कहा था कि पिछले कुछ सालों में रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स पॉलिटिकल फायदे के लिए बढ़ गया है। इससे हमारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज जैसे गोरखा आदिवासीज, राजवंशीज, राभा, टोटो, कोच, मेच, बंगाली और हिंदी भाषी सबके लिए एक डेमोग्राफिक थ्रेट खड़ा हो गया है। इसी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज की है कि उस रीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन को जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों की सुरक्षा भी हो और उनकी एस्पिरेशंस भी पूरी हो। आज भी एक कन्फ्यूजन है, कुछ पार्टी 6 शेड्यूल चाहती है, कुछ पहले 11 कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने की डिमांड करती है और कुछ गोरखालैंड को ही फाइनल सोल्यूशंस मानती है। इसलिए दार्जिलिंग का केस एक ऐसा एग्जाम्पल है कि 6 शेड्यूल का सोल्यूशन तभी काम करता है जब रीजन जेन्युइनली ट्राइबल डोमिनेंट हो, नहीं तो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। फोर्थ रीजन है रिसोर्स कंट्रोल और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। 6 शेड्यूल एरियाज में लैंड ट्रांसफर नॉन ट्राइबल्स को रिस्ट्रिक्टेड होता है। कई कम्युनिटीज को लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन उनके फॉरेस्ट, वाटर और माइनिंग राइट्स को बचा सकता है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यही पॉइंट सबसे रिस्की लगता है क्योंकि जैसे ही लैंड कंट्रोल एडीसी के पास चला जाता है, इंडस्ट्री, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिलवाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट कॉशियस हो जाती है, खासकर बॉर्डर रीजन्स में। और सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन है नेशनल सिक्योरिटी। लद्दाख, अरुणाचल, नागालैंड ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बिल्कुल पास है। गवर्नमेंट को डर होता है कि ज़्यादा ऑटोनॉमी देने से लैंड और रिसोर्स कंट्रोल काफ़ी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से चला जाएगा और अगर एक जगह 6 शेड्यूल दिया तो दूसरे 20 ग्रुप्स भी डिमांड करेंगे। ये होता है डोमिनो इफेक्ट और इसके फियर के वजह से गवर्नमेंट हमेशा गार्डेड रहती है। आज 6 शेड्यूल के लिए आवाज़ उठाने का कारण क्लियर है। कम्युनिटीज चाहती है कि उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनकी बोली, उनका फॉरेस्ट, उनका पानी किसी और के कंट्रोल और प्रेशर में ना आए और उनका डेवलपमेंट उनके ही तरीके से हो, स्लो नहीं, सस्टेनेबल हो। लेकिन गवर्नमेंट का हेजिटेशन समझना भी ज़रूरी है। ये सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं, ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बैलेंस का सवाल भी है। इसलिए 6 शेड्यूल का डिबेट आज इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, एक डीपर क्वेश्चन बन चुका है। क्या लोकल कम्युनिटीज को अपना फ्यूचर डिसाइड करने का हक मिलेगा या वो डिसीजन स्टेट और सेंटर ही लेंगे? ये सवाल जब तक सुलझेगा नहीं, नॉर्थ ईस्ट, दार्जिलिंग और लद्दाख सब जगह 6 शेड्यूल की मांग और ज़्यादा सुनाई देगी।